नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर्स। कैलेंडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2014 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। 2 साल अब उस बात को हो चुके हैं, तो इस बार भी संभावना है कि यूपीएससी के द्वारा इस टॉपिक पे कैलेंडर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि 4 तरह के कैलेंडर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विक्रम संवत, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे साका संवत, तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हिजरी कैलेंडर और चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जॉर्जियन कैलेंडर। तो 4 कैलेंडर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए, क्लासीफाई इनको करेंगे तो जो ऊपर के 2 कैलेंडर्स हैं विक्रम संवत और साका संवत, ये हिंदू धर्म पर आधारित कैलेंडर्स हैं। और जो तीसरे नंबर का कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, ये इस्लाम पर आधारित कैलेंडर है। और चौथे नंबर का जो कैलेंडर है जॉर्जियन कैलेंडर, ये साइंटिफिक कैलेंडर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विक्रम संवत। संवत का मतलब होता है ईरा। देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। जी हाँ, थोड़ा इस पे डाउट रहता है। कुछ लोग कहते हैं ये 56 बीसी में स्टार्ट हुआ था, इवन कुछ लोग 58 बीसी पे भी बताते हैं। लेकिन एक जो सर्वसहमति है, कंसेंसस है, वो 57 बीसी पे है। तो 57 बीसी के अकॉर्डिंग अगर हम हिसाब लगाएं तो विक्रम संवत का कौन सा साल अभी चल रहा है, तो आप बताइए। आपको ऐड करना होगा 2017 में 57 बीसी को ऐड करना होगा। बिफोर क्राइस्ट ये है 57 बीसी, तो यानी -57 इसको मान लीजिए। तो उसके हिसाब से अभी जो चल रहा है वो 2017 में ऐड कर दीजिए 57, ये चल रहा है 2074। तो विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2074वां साल है। अब देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आखिरकार क्या हुआ था 57 बीसी में। देखिए, 57 बीसी में उज्जैन के एक रूलर थे विक्रमादित्य। इन्होंने हराया था साका रूलर्स को, तो वहीं से शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की। और एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है, वो एक ये लूनर कैलेंडर है, यानी जो महीने होते हैं इसमें वो लूनर्स की मूवमेंट्स पे आधारित होते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा जो चंद्रमा है वो एक महीने में 2 फेजेस को पूरा करता है। पहले वो न्यू मून से जाता है फुल मून की तरफ में, यानी न्यू मून जब ये मूवमेंट्स इस प्रकार से होती है, पोजीशन इस प्रकार से होती है। पहले हमारी धरती आती है, धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, और दोनों मिलकर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो यहाँ पे देखिए, जब पोजीशन ऐसी होती है, सूर्य, चंद्रमा और धरती, ऐसी पोजीशन जब होती है तो न्यू मून होता है। न्यू मून यानी जो चंद्रमा है वो हमें दिखाई नहीं देता। और क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो आउटसाइन कर देती हैं। चंद्रमा हमें तभी दिखाई देता है जब एक प्रकार से ये सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है धरती की तरफ में। लेकिन ऐसी पोजीशंस पे जो सूर्य की किरणें हैं वो आउटसाइन कर देती हैं, चंद्रमा की किरणें रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं पाती धरती तक, तो इसलिए चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। और जब पोजीशन इस प्रकार से होती है, जब चंद्रमा एक प्रकार से चक्कर लगा के घूम के इधर आ जाता है, तो पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है, फुल मून वो होता है। पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है क्योंकि सूर्य काफ़ी दूर होता है, तो जो एक प्रकार से जो रिफ्लेक्शन आता है चंद्रमा की तरफ से काफ़ी अच्छा आता है और वो फुल मून कहलाता है। इस प्रकार से फेज वाइज चंद्रमा हमें दिखाता है। अगर हिंदी की बात करें तो देखिए, जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है तो उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा, यानी चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, पूर्णिमा। और जब चंद्रमा हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, यानी न्यू मून होता है, उस चीज़ को कहते हैं हम अमावस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब अमावस से पूर्णिमा के बीच के जो दिन होते हैं उनको एक प्रकार से शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और पूरा जब चंद्रमा में दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा से न्यू मून के बीच के, यानी अमावस के बीच के जो दिन होते हैं, उनको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस याद रखिएगा आप। अगला देखिए, आपको एक और जो चीज़ याद रखनी है वो है, अगला है साका संवत। साका संवत देखिए, ये भारत का ऑफिशियल साल भी है, ऑफिशियल संवत भी है। और इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 78 एडी से। पहले काफ़ी मिथ्स थे इसके बारे में कि कनिष्क ने हराया था साका रूलर्स को, तो ये उल्टा था। लेकिन कनिष्क ने नहीं हराया, कनिष्क तो एक कुषाण रूलर थे। तो साका संवत है, तो साका के एक किंग थे जिसका नाम था चेस्थेन, इन्होंने हराया था किसी दूसरे व्यक्ति को। वहीं से शुरुआत हुई थी 78 एडी से इसकी शुरुआत हुई थी साका संवत की। अभी ये हमारा नेशनल कैलेंडर भी है, और नेशनल कैलेंडर के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है, क्योंकि देखिए एडी है, 78 एडी है, तो आपको 2017 से 78 घटाना होगा, माइनस करना होगा, तो उसके हिसाब से 1939 चल रहा है। और हमारे जो देश, यानी जो हमारा देश का ऑफिशियल गैजेट है, उसमें हमने साका संवत अपनाया हुआ है। इवन जो एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो की जो एक प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो भी साका संवत के हिसाब से होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि साका संवत के अकॉर्डिंग में कौन सा सबसे पहला महीना है। तो चैत्र जो महीना है वो सबसे पहला महीना है। 22 मार्च को स्टार्ट हो जाता है साका संवत, यानी हमारे देश का जो ऑफिशियल साल है वो 22 मार्च को स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो महीना होता है वो चैत्र का होता है, दूसरे नंबर का वैशाख होता है, सबसे लास्ट होता है वो फाल्गुन होता है।
सभी तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहला, दूसरा और लास्ट याद रख लीजिए। समझ गए? सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, 12 के 12 आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पहला याद रख लीजिए चैत्र, जो यूपीएससी ने पूछा था। दूसरा याद रख लीजिए वैशाख, और 12वां याद रख लीजिए फाल्गुन। अगला देखिए जो कैलेंडर है वो है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी देखिए 622 एडी में, 622 एडी से। क्या हुआ था 622, इंग्लिश में नहीं बोला जा रहा है, 622 एडी में क्या हुआ था? देखिए जो मोहम्मद साहब हैं वो मक्का से मदीना की तरफ अग्रसर हुए थे 622 एडी में, और तभी से ये मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। और ये भी एक प्रकार से लूनर कैलेंडर्स हैं, 12 महीनों में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम, दूसरा जो महीना होता है वो होता है सफ़र, और जो 9वां महीना होता है वो रमजान होता है, और 12वां जो महीना होता है वो होता है जुलज्जा। तो बस आपको 2-3 याद रखने हैं। पहला आप याद रख लीजिए मुहर्रम, 9वां याद रख लीजिए रमजान, ये फेमस है, और 12वां याद रख लीजिए जो है जुलुज्जा। तो इस हिसाब से ये शुरुआत 622 एडी से इसकी शुरुआत हुई थी। सऊदी अरेबिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ अग्रसर हुए थे 622 एडी में, तभी से ये हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 12 महीने इसमें होते हैं। और इवन देखिए आपने वो भी देखा होगा, जो सहरी होता है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, इफ्तिहार जो पार्टी होती है वो इवनिंग पार्टी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए जॉर्जियन कैलेंडर तो काफ़ी सिंपल कैलेंडर है, जो साइंटिफिक कैलेंडर है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है वो है। इस सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही होगा। इवन इतना गहराई से आपको पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी महीनों के दिन भी आपको पता होगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जॉर्जियन कैलेंडर, और इस पर क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम है। हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, यानी 2016, 2020, हर 4 साल बाद लीप ईयर होगा। और वैसे फरवरी का, यानी लीप ईयर में फरवरी के जो दिन होते हैं वो 29 हो जाते हैं। समझ गए? आगे क्या है? आगे देखिए हम कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इतिहास में वो कैसे इवोल्व हुए। देखिए मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का जिक्र तो हमें हड़प्पन टाइम्स में मिलता है। हड़प्पा में आपने पढ़ा होगा टाउन प्लानिंग के बारे में, बहुत ज़बरदस्त उनकी टाउन प्लानिंग थी। हड़प्पन टाइम्स में जो शहर की जो सड़कें थी वो राइट एंगल्स पे टकराती थी। तो इससे पता लगता है कि जो हड़प्पन लोग थे उनको ज्योमेट्री की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तो यहीं से हड़प्पन टाइम से मैथमेटिक्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में देखिए अर्लीस्ट बुक, यानी सबसे जो पुरानी बुक है मैथमेटिक्स के ऊपर में, वो है सुलवा सूत्रा। सुलवा सूत्रा सबसे पुरानी बुक है मैथमेटिक्स के ऊपर में। ये लिखी थी बोधायन ने। बोधायन ने मैथमेटिक्स के ऊपर में ये बुक लिखी थी 7वीं सेंचुरी BC में। समझ गए? आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में देखिए इवन पाई और पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र था इस सुलवा सूत्र बुक में जो बोधायन ने लिखी थी। पाई जो आज के टाइम में जिसकी वैल्यू कहा जाता है 3.14 या फिर 22.7, देखिए इस पाई का जिक्र था भारत के एक बोधायन, इन्होंने मैथमेटिशियन ये थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी सुलवा सूत्र में, वहाँ पे पाई का जिक्र मिलता है, और इवन पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र मिलता है। और बाद में देखिए अपस्थम, एक और मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था अपस्थम, ये आपको याद रखना है। इन्होंने देखिए 2nd सेंचुरी BC में ये कंसेप्ट दिया था कैसे एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं राइट एंगल भी हो सकते हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 90 डिग्री से कम वाले एक्यूट एंगल होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा वाले ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और 90 डिग्री जिनका एंगल होता है वो राइट एंगल है। ये सारा कंसेप्ट दिया था अपस्थम ने 2nd सेंचुरी BC में। और उसके बाद में देखिए आर्यभट्ट ने 499 AD के आसपास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए आर्यभट्ट ने 499 AD के आसपास एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टीय। ज़्यादा मुश्किल बुक नहीं है, नाम से पता लग जाएगा। तो 499 AD के आसपास इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे कंसेप्ट दिए थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। एस्ट्रोनॉमी को पुराने समय में खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता था। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता था? एस्ट्रोनॉमी में देखिए वो सब चीज़ें होती थी जैसे कि आप इसका यूज़ करते थे किस प्रकार से जो ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ होता था एक्यूरेट कैलेंडर्स के लिए, या फिर क्लाइमेट या फिर रेनफॉल के पैटर्न्स पता करने के लिए, नेविगेशन के लिए, या फिर इवन हॉरोस्कोप, राशि वगैरह को पता करने के लिए भी इसका यूज़ होता था। तो आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र का कंसेप्ट दिया था। उसके अलावा देखिए आर्य बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप में जाने वाली बात हो गई, जैसे नंबर थ्योरी या फिर एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक प्रकार से काफ़ी प्रचलित थी उस टाइम में, आर्यभट्ट के समय में। इवन नालंदा की यूनिवर्सिटी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नालंदा की यूनिवर्सिटी में एक ऑब्जर्वेटरी भी इस्टेब्लिश की गई थी और वहाँ पे काम करते थे आर्यभट्ट। तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा जो मैथमेटिक्स था पुराने समय में भी।
उसके बाद उसके अलावा देखिए आर्यभट्ट ने और भी ज़्यादा काफ़ी सारे कंसेप्ट दिए। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि धरती जो है वो गोल है। पहले काफ़ी सारे मिथ्स थे धरती के बारे में, कुछ लोग कहते थे धरती इवन एक प्रकार से रेक्टेंगल की फॉर्म में है, कुछ कहते थे स्फीयर की फॉर्म में है। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था धरती गोल है। बाद में हालांकि ये कंसेप्ट और ज़्यादा चेंज हो गया। अब देखिए इन्होंने ये बताया कि धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर अपनी एक्सिस पे घूमती है। और इवन ट्राइंगल्स का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। अलजेब्रा का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। अलजेब्रा कौन सा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा अलजेब्रा होता है। ये सारा कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि किसी भी क्वांटिटी को किसी वेरिएबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन्होंने पाई की वैल्यू भी बताई थी। पाई की वैल्यू इन्होंने बताई थी सबसे पहले 3.1416। काफ़ी एक्यूरेट ये वैल्यू है। इवन उस समय में जो ग्रीक्स थे वो भी इस तरह की वैल्यू को एक प्रकार से नहीं डिस्कवर कर पाए थे। और दूसरे देखिए जो अरब्स हैं, अरब पहले मैथमेटिक्स को कहते थे हिंदी सेट के नाम से जानते थे मैथमेटिक्स को, क्योंकि देखिए भारत में मैथमेटिक्स का काफ़ी कुछ इवॉल्व हुआ है। तो उनके हिसाब से ये मैथमेटिक्स को शुरू में हिंदी सेट के नाम से जानते थे। और बाद में एक प्रकार से जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा आभारी है इंडिया को कि मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट दिए इंडिया की तरफ से आए। और दूसरे देखिए सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता देखिए आर्यभट्ट तो काफ़ी फेमस थे गुप्ता ईरा में 499 एडी के आसपास में। और जो ब्रह्मगुप्ता हैं ये काफ़ी सारे फेमस थे 7th सेंचुरी एडी में। ये देखिए ब्रह्मगुप्ता ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्मगुप्ता सिद्धांतिका। तो ये भी नाम से ही पता लग रहा है कोई खास एक प्रकार से फंसा नहीं इसके यूपीएससी इस चीज़ पर। देखिए इनकी बुक में सबसे पहले जीरो का जिक्र मिलता है। जीरो का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है, अगर यूपीएससी इनडायरेक्टली ये पूछे तो हमें बताना है। ब्रह्मगुप्ता सिद्धांतिका नाम की एक बुक है जो कि ब्रह्मगुप्ता द्वारा लिखी गई थी, वहां पे जीरो का जिक्र सबसे पहले मिलता है। और इन्होंने एक प्रकार से नेगेटिव नंबर्स का भी कंसेप्ट दिया। उस समय नेगेटिव नंबर्स को एक प्रकार से डेप्ट कहा जाता था। डेट का मतलब होता है कर्ज, उधारी। और पॉजिटिव का मतलब फॉर्च्यून्स के नाम से जाना जाता था उस समय में। यानी नेगेटिव नंबर्स और जीरो कंसेप्ट दिया था ब्रह्मगुप्ता ने। नेगेटिव नंबर्स को डेट के नाम से जाना जाता था और पॉजिटिव नंबर्स को फॉर्च्यून्स के नाम से जाना जाता था। नाम से देखिए कंसेप्ट पूरा क्लियर ही है। नेगेटिव मतलब आपको किसी को पैसे देने हैं तो वो कर्ज हो गया, तो डेट हो गया। पॉजिटिव मतलब यानी खुद के आपके पैसे हैं तो वो फॉर्च्यून्स यानी संपत्ति हो गई। उसके बाद में देखिए महावीर नाम के ये शख्स थे। इन्होंने 9th सेंचुरी बीसी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गणित सारा एक प्रकार से संग्रह। 9th सेंचुरी बीसी की बात है, बीसी की नहीं एडी की बात है, बीसी नहीं, 9th सेंचुरी एडी। 9th सेंचुरी एडी की बात है। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था गणित सारा संग्रह। ये देखिए जो बुक थी वो अर्थमेटिक्स के बारे में थी। अर्थमेटिक्स मतलब जैसे एलसीएम, एचसीएफ या फिर एलसीएम, इन सब चीज़ों पर ये बुक थी जो लिखी थी महावीर ने 9th सेंचुरी एडी में। नाम है बुक का गणित सारा संग्रह। इसके अलावा देखिए जो एक बहुत एक प्रकार से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो है भास्कराचार्य, आप पूरा नाम इनका है। इन्होंने देखिए मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट दिए थे। इनकी जो बुक थी वो 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड थी। जैसे कि लीलावती को नाम था अर्थमेटिक्स। और दूसरा इन्होंने कंसेप्ट दिया था बीजगणित मतलब अलजेब्रा। आगे तीसरा नंबर का जो कंसेप्ट है वो है एक प्रकार से गोलाध्याय। गोलाध्याय में क्या है, गोला मतलब एक प्रकार से स्फीयर। ये तीसरा इनका पार्ट था बुक का। चौथा पार्ट क्या था इनका, ग्रह गणिता। ग्रह मतलब होता है प्लैनेट, तो प्लैनेट्स की मूवमेंट को एक प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा था इनका चौथा पार्ट। तो 4 पार्ट्स इन्होंने दिए थे। पहला था एक प्रकार से लीलावती जो अर्थमेटिक्स पर आधारित था। दूसरा इनका पार्ट था बीजगणित जो अलजेब्रा पर आधारित था। तीसरा इनका पार्ट था गोलाध्याय जो स्फीयर पर आधारित है। चौथा इनका पार्ट है ग्रह गणिता जो प्लैनेट्स पर आधारित है। ये सारे कंसेप्ट दिए थे भास्कराचार्य ने 12 सेंचुरी एडी में। तो याद रखिएगा 12वीं सेंचुरी एडी में भास्कराचार्य ने सारे कंसेप्ट दिए थे। उसके अलावा साइक्लिक मेथड भी इन्होंने बताया था। और इसके अलावा देखिए ये तो हो गया पूरा एंशिएंट में। बाद में 12 सेंचुरी के बाद में मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिवल में देखिए अकबर ने एक प्रकार से मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था अपने शासनकाल में, और फैजी ने ट्रांसलेट किया था। जो ये भास्कराचार्य की जो बुक थी, हमने 4 सेक्शन अभी भी डिस्कस किए बीजगणित वगैरह, तो भास्कराचार्य की जो बुक थी उसका एक पार्ट था बीजगणित, उसको फैजी ने कन्वर्ट किया था मिडिवल टाइम में। फैजी ने, तो याद रखिएगा फैजी ने उसको कन्वर्ट किया था अकबर ईरा में। और आगे जो है वो है देखिए लीलावती को ट्रांसलेट किया था जेम्स टेलर ने 19th सेंचुरी के अंदर में। तो आप नाम याद रखिएगा जेम्स टेलर, इन्होंने ट्रांसलेट किया था लीलावती को। और ये इन्होंने किया था 19th सेंचुरी बीसी पे, एडी में, सॉरी बीसी क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, 19th सेंचुरी एडी में। तो आपको ये याद रखना है यूपीएससी द्वारा इन मुद्दों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कल हम डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक्स जैसे कि केमिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई, फिर ऑलमोस्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा
और फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे। चलिए इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।